हाय, वेलकम टू आवर वीलॉग। माय नेम इज एहसन एजाज एंड माय नेम इज साद। आज हम मौजूद हैं एट वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर मिल्स ऑफ दिस रीजन, जहां हमने 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है। यस, अ मेगा स्केल प्रोजेक्ट। इन दिस एपिसोड वी विल टॉक अबाउट और वॉक थ्रू द जर्नी एंड द चैलेंजेस वी फेस्ड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। आए अब आपको हम अपने मेगा स्केल प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तो हम आपको आज जिस जगह पे खड़े नज़र आ रहे हैं, ये जगह तकरीबन 10 एकड़ पर मुहित ये जगह है और इस जगह को हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है इस सोलर की इंस्टॉलेशन के लिए। मीन के हम लोगों का मेन पार्ट जो सा लैंड लेवलिंग था, जो हम लोगों ने करवानी थी। इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स थे। एक तो ड्रेन सिस्टम था कि ड्रेन सिस्टम जो सा है वो हमारा जैसे हम लोगों ने एक स्लोप रखनी है लैंड की, कि लैंड की स्लोप जो सी है वो किस साइड पे होनी चाहिए। तो लैंड की स्लोप एक तो थी और सेकंड जो सा है हमारी कंपैक्शन थी। कंपैक्शन जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतना ही हमारा सिविल वर्क जो सा है उसके बॉन्डिंग होगी हमारी लैंड के साथ। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि सॉइल की स्ट्रेंथ को चेक करना। हाँ, हम सॉइल की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बेसिकली हमने प्रॉपर इसका जो टेक्निकल सर्वे जो है वो परफॉर्म किया है, ताकि हम इसकी जो बेसिकली बेस है उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जो है वो बना सकें। हाँ, जियो टेक्निकल सर्वे जो सा है वो मर्क रिक्वायर्ड है, ताकि हमें पता चल सके कि कंपैक्शन और तो नहीं करवानी हमने, और हमारे जो सी कितनी तक जो सा है कितनी डेप्थ तक जो सा है वो नरम सॉइल है या हार्ड सॉइल कहाँ तक आ रहा है। तो हम लोगों ने जियो टेक्निकल सर्वे के बाद हम लोगों ने फिर देखा कि हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं, कि हम लोगों ने कौन कौन सा डिज़ाइन हम लोग फॉलो कर सकते हैं स्ट्रक्चर के लिए। उसके लिए हमारे पास 3 डिज़ाइन थे। एक तो था पाइल बेस्ड स्ट्रक्चर, दूसरा था पाइल विद सिविल वर्क स्ट्रक्चर, और थर्ड वन था हमारा सिविल वर्क, रेगुलर सिविल वर्क, और उसके ऊपर रेगुलर स्ट्रक्चर। तो आफ्टर द डिस्कशन विद द क्लाइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जाहिर सी बात है, तो क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद जो हमने डिसाइड किया वो थर्ड स्ट्रक्चर जो बेसिकली हमने जो है वो डिसाइड किया। और उसकी वजह थी क्योंकि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी था और उसमें ये चीज़ ये एलिमेंट भी था, और एक वो बहुत ज़्यादा रिलायबल भी था। क्योंकि अगर हम देखें तो सोलर की जो एक लाइफ है वो 25 ईयर्स तक की उसकी लाइफ है, लेकिन विद द टाइम जो है वो एक रिलायबल सोल्यूशन भी है, रिलायबल सोल्यूशन हो और इजी टू मैनेज हो, इजी टू हैंडल हो जी। और हम आ जाते हैं कि इसके ऊपर जो बेसिकली हमने सिविल वर्क जो है वो बेस इसकी जो बनाई है। तो अगर हम सिविल वर्क जो सा है वो हम लोगों ने एक तो पहले तो कंपैक्शन चेक की, उसके बाद हम लोगों ने उसके मुताबिक डिज़ाइन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितना ड्रिल करके नीचे जाना है सिविल वर्क के लिए। तो हम लोगों ने 10 इंच का जो सा है डाया, हम लोग डेप्थ जो सी है वो हमने रखी है एज पर द डिज़ाइन, और डेप्थ के अकॉर्डिंग जो सा है 10 इंच डाया का हम लोगों ने सिविल ब्लॉक जो सा है वो बनाया, जिसको हमें साइडों से सॉइल की ग्रिप मिल गई है, और वेट के लिए हम लोगों ने कंपैक्शन पहले ही कर लिया। और सेकंड वन जो सा है हम लोगों ने इसमें सिविल वर्क के अंदर ही हम लोगों ने इसका यू बोल्ट जो सा है इसमें हमने यू बोल्ट यूज़ किए हैं। तो हम लोगों ने सिविल वर्क के अंदर ही उसमें यू बोल्ट हमने ऐड कर दिया, ताकि उसकी ग्रिप जो सी है सिविल वर्क के अंदर ही बेहतर हो जाए। सबसे मेथड से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रिप है, नीचे से जो ग्रिप है, और सिविल वर्क की जो स्ट्रक्चर का फुट है उसकी ग्रिप जो सी है काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कोई गैप नहीं है हमारे पास, कोई इसमें हमारी कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और सिविल वर्क भी हम लोगों ने इसकी जो रेशो यूज़ की हुई है 1:2:3 की यूज़ की हुई है। इंडस्ट्री में जो सा है 1:4 की भी रेशो यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 1:3 की रेशो जो सी है वो यूज़ हुई भी है हमारी। तो इसमें जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी 25 ईयर्स तक रिलायबल होना चाहिए, कि हमारे पास बेटर जो सा है वो हमें चीज़ें जो सी हैं वो हम लोगों ने लगाई हुई है, यानी कि। और इसमें ये है कि जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया, जैसे मैं बता रहा था कि हम लोगों ने ट्रेडिशनल जो हम L2 यूज़ करें वो वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। हम लोगों ने एज़ पर डिज़ाइन जो सा है यहाँ पे L2 स्ट्रक्चर यूज़ किया है। यहाँ पे हम लोगों ने उसके कैप्सूल्स जो से होते हैं वो कैप्सूल्स हमने लिमिटेड रखवाए हैं, ताकि उसके वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो सके, उसके बेंडिंग के चांसेस जो है वो कम हो सके। और सेकंड जो सा है हम लोगों ने इसका गेज जो सा है वो ज़्यादा किया है, 14 गेज से 12 गेज पे लेके आए, क्योंकि हमारा लैंड काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे विंड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमें बड़ी साइट्स नज़र आती है इसमें हमें ऐसे लगता है
कि बहुत इजी है यहाँ पे सोलर की इंस्टॉलेशन। हाँ लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। उन डिफरेंट चैलेंजेस को कैटर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पे 12 गेज का जो है वो हमने स्ट्रक्चर जो यूज़ विंड स्पीड को हमें करने के लिए और चीज़ों को देखने के लिए। हाँ, और स्ट्रक्चर के लिए भी हम लोगों ने, अगर मैं बात करूँ कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर के लिए भी यहाँ पे SS304 के नट बोल्ट जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। जिस तरह ये कैप्सूल्स हैं हमारे स्ट्रक्चर के, ये वहाँ पे ही है जहाँ पे हम लोगों ने इसकी ग्रिप देनी है पैनल की। यानी कि ये कैप्सूल है और यहाँ पे कैप्सूल है, 2 कैप्सूल रखे थे हम लोगों ने ताकि थोड़ी सी मूवमेंट्स और इसके अलाइनमेंट जो सी है वो हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकें, क्योंकि हम लोगों ने अलाइनमेंट भी देखनी होती है यहाँ पे, क्योंकि लैंड जो सी होती है वो हमारी स्लोप पे होती है, तो हम लोगों ने इसकी लेवलिंग भी देखनी होती है, उसके मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, और एडजस्टमेंट भी हम लोग लेग्स के थ्रू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो सा है वो हम लोगों ने यहाँ पे अप टू दी मार्क जो सा डिज़ाइन करके और सारी चीज़ें करके फिर हम लोगों ने लगाया हुआ है। हमारा सिविल वर्क के ऊपर जो हम लोगों ने यू बोल्ट रखे हुए हैं वो हमारे बिल्कुल मिड ऑफ द सिविल ब्लॉक है। मिड ऑफ द सिविल ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम देखें, अगर हमने अलाइनमेंट करनी है तो बेसिकली अगर हम अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं तो हमें ब्लॉक्स की जो नट बोल्ट्स वगैरह करने हैं वो हमारे बिल्कुल मिड में होने चाहिए, ताकि हर स्ट्रक्चर जो है वो एक सीरीज में आ रहा हो, सीक्वेंस में आ रहा हो। और इस पे हमारी देखो, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमारी बिल्कुल पैटर्न जो है वो लाइन का बिल्कुल सीधा जा रहा है जी। वो एंड तक भी जो सा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारी। रहेगा कि ये बिल्कुल एक तो ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव नजर आता है, बहुत खूबसूरत लगता है, और दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ इसको मजीद स्ट्रेंथन भी कर रही होती है, और ये होता है कि हवा की क्रॉसिंग के लिए जगह छोड़ी होती है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग 99 to 100% इसे अचीव करें कि हम लोग एक लेवल पे पैनल्स माउंट करें। इसके अलावा अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। एक बहुत मेजर पार्ट है हमारे इस कौन सा है वो हम लोग फर्दर आगे वहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने इस प्लांट पे क्या इलेक्ट्रिकली बेटरमेंट की है हम लोगों ने इस पर। So now we are heading toward our control building, जहाँ पे हमें हमारे इन्वर्टर्स इंस्टॉल है और हमारे ट्रांसफार्मर्स जो है वो पड़े हैं, और यहाँ पे हम आपको अपना बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे इन्वर्टर्स को कि हमने कौन से इन्वर्टर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, उनको क्यों यूज़ किया है, उनके क्या बेनिफिट्स थे, और हमने कहाँ पे बेसिकली पैचिंग की है इसकी। HT पे पैचिंग हमने यहाँ पे किया, वो क्यों किया है, उसके क्या रीजंस थे, क्या कॉजेज़ थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने Huawei का 330 kTL का इन्वर्टर जो है वो 320 kTL यूज़ किया है। इसकी वजह एक तो बेस्ट पार्ट इसका ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने 330 kTL यूज़ किया है। इस पे हमारा जो सा है 1500 वोल्ट की भी स्ट्रिंग जो सी है वो कंपेटेबल है, यानी कि हम इसके अंदर 1500 वोल्ट की स्ट्रिंग लगा सकते हैं और नंबर ऑफ पैनल इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रिंग के। तो इससे हमारी एक तो DC का बेनिफिट मिल जाता है, DC केबल हमारी कम लगती है। जैसे अगर हम 115 में जाते हैं तो हमारी स्ट्रिंग जो साइज जो है 18 to 19 का होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 27 to 28 पैनल्स की स्ट्रिंग यूज़ की हुई है। जैसे एक तो हमारी DC केबल कम लगी, सेकेंड इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हमें जो सा है एक तो हम हाई वोल्टेज पे चले जाते हैं 330 kTL की वजह से। 800 वोल्ट की जो सी है इसकी आउटपुट है, और हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। ट्रांसफार्मर से हम स्टेप अप करके इसे 11 kV में लेके आते हैं। 11 kV का पर्पस ये होता है कि हम लोग अगर LT पे जाएंगे तो हमारी केबल कॉस्ट जो सी है LT का पे जाता है तो काफ़ी केबल कॉस्ट हमारा करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है, करंट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से केबल कॉस्ट AC वाली साइड पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, तो हम लोग 11 kV पे गए हैं। एक तो केबल कॉस्ट हमें कम पड़ी है, और सेकंड इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, 300 मीटर्स का डिस्टेंस था, यानी कि 1000 फीट का अराउंड 1000 फीट या 1100 फीट का डिस्टेंस था, जिसकी वजह से हमारे लाइन लॉसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना है, बहुत ज़्यादा। अगर हम लो वोल्टेज पे जाते तो हाई वोल्टेज पे अगर जा रहे हैं तो हमारे लाइन लॉसेज भी कम हो रहे हैं। जी बिल्कुल यही रीजंस थी जिनकी वजह से हमने 30 kTL इंस्टॉल किया और उसकी पैचिंग हमने HT पे की। और ख्याल से हमें इस पे एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम लोगों ने ये जो टैगिंग यूज़ की भी है, हम लोगों ने सारी टैगिंग अप टू दी मार्क है। फील्ड में भी ऐसी टैगिंग है बिल्कुल, और यहाँ पे भी ऐसी की टैगिंग है। और मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर सेल्स को, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ आफ्टर सेल्स को। और ये टैगिंग जो आपको नज़र आ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर लेट्स सपोज अगर किसी स्ट्रिंग में फॉल्ट आ जाता है तो इनके बगैर आप उस फॉल्ट को ट्रेस भी नहीं कर सकते। और इतने बड़े प्लांट पे इतने बड़े प्लांट पे जहाँ पे आपके मल्टीपल जो है वो
पैनल्स है। तो अगर आपके पास इस तरह की टैगिंग होगी, जिस तरह सर ने भी बताया कि यहाँ पे भी टैगिंग है, और आपको ये टैगिंग पैनल्स पे भी मिलेगी। आपको ये वाली टैगिंग जो है वो स्टिंग्स पे भी नजर आएगी, पैनल्स पे भी। तो आप यहाँ पे क्रॉस मैच कर सकते हैं, उनको चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आफ्टर सेल्स में हमें बहुत आसानी हो जाती है। हाँ, इसमें सेकंड ये है कि हम लोगों ने डीसी और एसी केबल ट्रे अलग अलग कर दिए, ताकि हमारे हाई वोल्टेज होते हैं 1500 वोल्ट डीसी के होते हैं, और हमने एसी भी अलग कर दी सेपरेट 800 वोल्ट की, ताकि हमारी जो सी है दोनों चीज़ें सेपरेट चल रही हो। ये एसी वाली साइड भी और एसी वाली साइड भी, ये वो चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर कैलकुलेशन और डिज़ाइनिंग की डिज़ाइन फेज पे ये सारी मैटर कर रही होती है। और इसके अलावा यहाँ पे सारी केबल्स इकट्ठी हो रही हैं हमारी, और इस ट्रेंच के थ्रू जो है हमारी जा रही है आगे एलटी पैनल पे। बिल्कुल, हमें यहाँ पे एक बहुत नीट एंड क्लीन इन्वर्टर रूम नजर आ रहा है। आपको कहीं भी केबल जो है वो नजर नहीं आ रही होगी, सिवाय इनके जो कि मस्ट है डीसी स्ट्रिंग्स जो है वो आपकी यहाँ पे कनेक्ट होनी है। और बिल्डिंग की हाइट जो सी है वो हमने ज़्यादा रखी थी, ताकि हवा की क्रॉसिंग जो सी है बिल्कुल वो ठंडा रह सके। मैं बिल्कुल फील कर सकता हूँ कि यहाँ पे हवा का एक बहुत अच्छा प्रेशर बन रहा है इस हॉट वेदर में भी। अंदर का टेम्परेचर इन्वर्टर्स की हीट के बावजूद बहुत नॉर्मल टेम्परेचर हमें नजर आ रहा है, जिससे इन्वर्टर्स की एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, और डायरेक्ट सनलाइट से भी बच जाते हैं। बेसिकली दो पैटर्न होते हैं, या तो आप डायरेक्ट सनलाइट जो सी है इन्वर्टर पे ना पड़े, क्योंकि ये आईपी रेटिंग 65 जो से है, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, हीटअप हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काम कर रहे होते हैं, ऑलरेडी हीट जनरेट कर रहे होते हैं। तो अगर सनलाइट की भी हीट जो है वो आएगी तो उसकी हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इनकी एफिशिएंसी डाउन होना शुरू। चले जी, हम आपको अब एलटी रूम में लेके चलते हैं, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि बेसिकली किस तरह से हमने इन 5 मेगावाट को बेसिकली हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो हम आपको दिखाते हैं इनके कनेक्शन किस तरह से किए हमने, इनको किस तरह से 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करने का पर्पस जो सा है वो ये था इलेक्ट्रिकली, कि अगर एक आपका सिस्टम डाउन होता है, एक सिस्टम में फॉल्ट आता है, तो दूसरा सिस्टम आपका ये हो कि हम लोग स्टैंड बाय पे ना हो, हमारा चल रहा हो सिस्टम, यानी कि आधा सिस्टम चल रहा हो, आधा चाहे फॉल्ट की वजह से बंद हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, फॉल्ट आ सकता है, ट्रांसफार्मर में मसला आ सकता है, या किसी चीज़ में मसला हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब हम अंदर से सारी दिखा देते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के जो इन्वर्टर है, इसमें 6 इन्वर्टर्स एक ट्रांसफार्मर पे आ रहे हैं, 6 एक ट्रांसफार्मर पे आ रहे हैं। ये हमारे ट्रांसफार्मर्स इन्वर्टर्स की जो आउटपुट है वो हमारी यहाँ पे आके हर ब्रेकर पे आ रही है। यहाँ पे हमने होंडाई के जो है वो ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, ईच इन्वर्टर के लिए 400 एम ब्रेकर। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी है कि अगर हम 800 वोल्ट वाले इन्वर्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेकर साइज जो सा है वो हमारा चेंज हो जाता है, यानी कि ब्रेकर के वोल्टेज जो से हैं वो हम लोग 800 वोल्ट वाले या 600 वोल्ट वाले नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम 1000 वोल्ट वाले ब्रेकर्स यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल, इसकी वोल्टेज रेटिंग जो है वो 1000 वोल्ट होनी चाहिए, ताकि हमारा 800 वोल्ट बेयर कर सके। और यहाँ पे 6 इन्वर्टर्स की जो है जी आउटपुट यहाँ पे आ रही है हमारे पास। और उसके बाद एक मेन ब्रेकर है जो इन 6 इन्वर्टर्स की जो है वो आउटपुट उसके अंदर कपल होके, और यहाँ पे एक मेन हमारा एसी भी लगा हुआ है, वो भी होंडाई का ही है और 1000 वोल्ट का है। 1000 वोल्ट का होंडाई का जो है एसी भी यहाँ पे लगा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्लीनिंग और देख सकते हैं कि कितनी नीटली चीज़ों को जो है वो परफॉर्म यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे अगर रेटिंग देखें, रेटिंग जो है यहाँ पे 2000 हमारा ये एसी भी लगा हुआ है। और इसकी अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे शो हो रहे हैं 800 वोल्ट। यहाँ पे जो हमारे इन्वर्टर्स के वोल्टेज हैं वो हमारे शो हो रहे हैं 800 वोल्ट हर फेज के सेपरेटली। कौन सा एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि इन्वर्टर की डीसी एसी में कन्वर्ट हुई, और एसी आउटपुट हमारे पास यहाँ पे 800 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे अब आ गई। अब नेक्स्ट फेज में हम आपको दिखाएंगे कि हमने 800 को 800 के बाद हमारा जाएगा, यहाँ से ब्रेकर से जा रहे हैं ट्रांसफार्मर, अपने ट्रांसफार्मर पे 2.5 जो सा मेगावाट ट्रांसफार्मर है, 2.5 मेगावाट एलटी से हमारा ट्रांसफार्मर पे जाएगा, ट्रांसफार्मर से फिर 11 की भी लगाएगा। अब हम चलते हैं अपने ट्रांसफार्मर रूम वाली साइड पर। वी आर नाउ स्टैंडिंग एट और ट्रांसफार्मर रूम। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे 2 ट्रांसफार्मर हैं, 2.5 मेगावाट का एक है, 2.5 मेगावाट का एक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो से हैं बहुत सारी विद प्रोटेक्शन जो सी हैं वो यूज़ किए हुए हैं, जैसे बकल्स रिले वगैरह और ऑयल लेवल ट्रिप जो सा है वो हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे जो वो वॉल वाली साइड है वहाँ पे हमारा 800 वोल्ट की है टर्मिनेशन, और ये वाली साइड हमारी 11 kV वाला टर्मिनेशन है, यानी कि 800 वोल्ट स्टेप अप होके 11 kV पे आ रहा है। और ये चीज़ यहाँ पे हमें जो है वो इस स्टेप पे हमें 11 kV जो है वो
और ट्रांसफार्मर की अर्थिंग भी है हमारी, वो ग्रीन वायर देख रहे होगे नीचे। और राइट साइड पे जो वाइट पाइप नजर आ रहा है वो इसकी कंट्रोल की वायरिंग हुई भी है, जो हमारे LT पे और 11 kV पे इसकी जो ट्रिपिंग वगैरह है वो हमारे मैकेनिज्म यानी कि लॉजिक्स लगी हुई है हमारी। और वो उसके ऊपर जो बॉक्स नज़र आ रहा है वो कंट्रोल बॉक्स है इसका सारा, कंट्रोल के यहाँ पे टर्मिनल कनेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये 2 ट्रांसफार्मर हैं। और अगर मैं आपको बताया था कि यहाँ पे 300 मीटर्स जो सा है वो डिस्टेंस है टर्मिनेशन पॉइंट का, अगर मैं वो बात करूँ यहाँ पे हमारी अंडरग्राउंड जो सी है वो केबल जा रही है 300 मीटर्स। वो सामने पोल्स जो से हैं वो बेसिकली पोल्स आगे पे टर्मिनेशन वाली साइड पे जा रहे हैं, यहाँ से अंडरग्राउंड जा रही है, वहाँ पे जाके ओवरहेड हो जाती है, ओवरहेड होके फिर हमारा टर्मिनेशन पॉइंट पे जाता है 11 kV। हाँ 11 kV पे बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अब इसके बाद यहाँ से 11 kV कंबाइन होके यानी कि यहाँ से आउटपुट ट्रांसफार्मर की जो सी है वो हमारे 11 kV पैनल्स पे जा रहा है। अब हम चलते हैं 11 kV रूम में, वहाँ पे आपको 11 kV का स्विच गेट जो है वो दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे 11 kV रूम में यहाँ पे हैं, ये 11 kV पैनल्स हैं हमारे दोनों ट्रांसफार्मर्स के। पहले बेसिकली हमारी 800 वोल्ट, अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो हमारे इन्वर्टर से आउटपुट DC निकल के हमारी AC जोन सी है वो आ रही है LT पैनल में, LT पैनल से ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर से 11 kV पैनल। अब हर ट्रांसफार्मर का अपने 11 kV पैनल है और आप देखो यहाँ पे 11 kV की जो प्रोटेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी इम्प्लीमेंट की गई है। यहाँ पे हमने रिले लगाई हुई श्रेडर की, और ये ट्रांसफार्मर के अलार्म्स, बकल्स अलार्म है, टेम्परेचर अलार्म है, ट्रिप और एक्नॉलेजमेंट दोनों का है हमारा। और ये दोनों पैनल्स पे आपको नजर आ रही होंगे, दोनों पैनल्स पे दोनों ट्रांसफार्मर की सेफ्टीज हैं हमारी। 11 kV के यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं और इसकी जो एम्पेयर्स हैं वो आ रहे हैं। एक जो सा है बेसिकली ये अभी इनकी क्योंकि नेट मीटरिंग होती नहीं है इतने बड़े प्लांट की, इनका लोड कम है क्योंकि जुमा प्रेयर्स की वजह से जुमा प्रेयर की वजह से लोड इनका कम है, इसलिए इनका सिर्फ एक ही चल रहा है, एक्सपोर्ट डिवाइस जो वो वर्क कर रही है। सेकेंड जो सा है इसके बाद हमारी ये टर्मिनेशन पॉइंट है। टर्मिनेशन यानी कि जो कंबाइन होके दोनों 11 kV पैनल की कंबाइन जो सी है वो आउटपुट जा रही है हमारी, जो मैंने आपको दिखाया था 300 का डिस्टेंस जो सा है वहाँ पे हमारा जा रहा है। ये 3 केबल जो सी हैं ये हमारी आउट 500 MCM की हैं, तो वो यहाँ से हमारी जा रही है टर्मिनेशन पॉइंट पे, जो हमने दिखाया था कि पहले अंडरग्राउंड जा रही है उसके बाद ओवरहेड चली जाती है। ये हमारा 11 kV तक का स्कोप था। अब हम जाते हैं टर्मिनेशन पॉइंट वाली साइड पे, जहाँ पे बेसिकली हमने 11 kV को टर्मिनेट किया। हाँ, टर्मिनेट किया है, जहाँ पे हमारी सारी दूसरी एक्सपोर्ट डिवाइस वगैरह सारी वर्क कर रही है। जब हम इतना मेगा स्केल प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो काफ़ी जो सा है लोग भूल जाते हैं कि सिक्योरिटी कैमरास और लाइटिंग वगैरह जैसे यहाँ पे लगी हुई हैं, सिक्योरिटी कैमरास और लाइटिंग वगैरह भी एक मेजर पार्ट है आपके डिज़ाइनिंग का। सिक्योरिटी कैमरास क्योंकि इतने बड़े एरिया को मॉनिटर करना और थेफ्ट वगैरह के लिए या रात के टाइम कोई मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है तो उसके लिए लाइट्स और सिक्योरिटी कैमरास जो हैं वो इसका बेसिक नीड है आपके इतने बड़े प्लांट की। ये बिल्कुल सिक्योरिटी इज द बिग कंसर्न, और ये सिक्योरिटी आई जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि एक सिक्योरिटी वाइज चीज़ों को मॉनिटर कर रही होती है। और लाइट्स जाहिर सी बात है जैसे आपने बताया कि लाइट्स और कैमरास जो हैं वो पूरी फील्ड पे नज़र आने चाहिए, ताकि रात के टाइम जो वॉशिंग करनी है लोगों ने उनको भी पता चल रहा हो कि वॉशिंग हो भी रही है ठीक है नहीं हो रही। ये इनका सारा LT रूम है, LT वाला एरिया सारा यहाँ पे। और अभी हम जहाँ पे HT की टर्मिनेशन है। हाँ, ये इनका 11 kV पैनल है, तो ये इनका अपना है। वापडा के बाद ट्रांसफार्मर के बाद ये वाला इनका 11 kV पैनल है, यानी कि ट्रांसफार्मर से पहले उसके बाद इनके 2 ट्रांसफार्मर हैं अपने। और ये हमारा सोलर का जो सा है वो पैनल, हाँ यहाँ पे 11 kV की जो मैं बात बता रहा था कि 300 मीटर अवे वायर आके यहाँ पे कनेक्ट हो रही है इन पे, और उसके बाद आउट जोन सी है वो निकल के इनकी जो है इन पे लगी हुई है। इसमें सारी प्रोटेक्शन एज इट इज ही है। यहाँ पे एनर्जी मीटर लगा हुआ है जो इनको रियल टाइम यूनिट्स बताता है, डे एंड पे या रियल टाइम लोड भी बता रहा होता है, और वही सारी रिले वगैरह लगी हुई है। और क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला उसका कोई वो इसलिए चेंज लग रहा है। बाकी इसका ऑन ऑफ स्विच है, आप हर चीज के जो से हैं वो आप वोल्टेज वगैरह मेजर कर सकते हैं,
और सेक्टर 50 वोल्टेज आ रहे हैं, और इसके बाद हर फेज के हम अम्पेयर्स भी देखते हैं सेक्टर 50 में। तो हर इनके जो हैं वो अम्पेयर डिफरेंट हैं थोड़े। पैनल है तो यहाँ पे ही इन्होंने जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस बेसिकली, क्योंकि नेट मीटर नहीं है तो ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो है वो इनके सोलर की जनरेशन को जो कंट्रोल कर लिया। हाँ। जितना लोड होगा उतनी ही जनरेशन होगी, ताकि एक्सेसिव जनरेशन जो है वो वापडा की तरफ एक्सपोर्ट ना हो। तो कंट्रोल सारा इनका जो बेसिकली सोलर का अकॉर्डिंग टू द लोड, यहाँ से जो है वो इस पॉइंट पे आके हम कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सारी इनकी ट्रांसलेशन वगैरह और सारी चीजें जो सी हैं इनका, बाकी इनका आगे एलटी का सारा सिनेरियो, आगे से लोड फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट, फिर यहाँ से लोड जो है वो ट्रांसफार्मर से एलटी पे जा। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सोलर वीलॉग, जहां हमने अपना मेगा स्केल पावर प्लांट आपको दिखाया है, और इसमें हमने वर्कमैनशिप आपको दिखाई है, अपना मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वर्क, और एंड हाउ 330 KTL इन्वर्टर ऑपरेट्स एंड हाउ मेगा स्केल प्रोजेक्ट्स रन। सो इक्यूब का विजन बहुत सिंपल है। रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, आज के पाकिस्तान को भी पावर कर रही है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए सोलर सोल्यूशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इक्यूब टीम से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। So till the next episode, keep shining with eCube, keep shining with solar.